हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा का फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिडक्शन का सेक्शन 80JJAA पढ़ाने वाला हूँ। जो बोर्ड में मैं पूरे नोट्स लिखा हूँ वो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। आप पूरा ध्यान मेरी तरफ सुनने में फोकस करना, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ रहो, मैं आपको हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। जितना हो सके फ्रेंड्स तक शेयर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। ध्यान दो, मैं आपको अच्छे से आराम से समझाता हूँ, ठीक है। फोकस मेरे तरफ रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जाम में डेफिनेटली आता ही है। चलो ध्यान दो। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कर। अगर आप नए वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो तो बेसिकली ये उस चीज़ से रिलेटेड डिडक्शन प्रोवाइड करता है। देखो किसको देता है। सबसे पहले बात आती है एलिजिबल एसएससी। कौन है एलिजिबल एसएससी? इन्होंने बोला हर एक, ऑल एसएससी, सब एसएससी एलिजिबल है प्रोवाइडेड उनकी ग्रॉस टोटल इनकम कहाँ से होना चाहिए? पीजीबीपी से होना चाहिए, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड कवर्ड अंडर 44AB। सर 44AB क्या था? याद करो, टैक्स ऑडिट का था। 44AA था बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का। 44AB बोलता था जिनके ऊपर टैक्स ऑडिट का सेक्शन अप्लाई होता है। तो ये सेक्शन, ये डिडक्शन किसको मिलने वाली है? जिनके ऊपर टैक्स ऑडिट अप्लाई हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर यही नहीं हुआ तो पूरा सेक्शन पढ़ने का मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहले कंडीशन ये है, ध्यान रखना। उसके बाद अगला देखो, क्वांटम एंड पीरियड ऑफ डिडक्शन। सर कितनी डिडक्शन? 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट प्लस कितने साल तक? 3 साल तक, 3 ईयर्स। हमें 3 असेसमेंट ईयर्स तक डिडक्शंस मिलती है। कितना? 30%, ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। क्या होती है एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट? ध्यान दो, एक एक चीज आराम से समझा रहा हूं। टोटल एमोल्यूमेंट्स पेड और पेबल टू, हम जितना भी एमोल्यूमेंट्स, जितना भी हम पैसा दे रहे हैं टू एडिशनल एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयड, जितने भी हम एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय कर रहे हैं, उनको जितना भी हम पैसा देते हैं वो होता है हमारी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। अब ये देखो, अगला है एडिशनल एम्प्लॉय। क्या होता है? मतलब जो आप इतनी देर से बात कर रहे हो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, क्या होता है एडिशनल एम्प्लॉय? एडिशनल एम्प्लॉय का मतलब जहां पर, ध्यान दो, means an employee who has the effect of increasing the number of employees। मतलब नंबर बढ़ना जरूरी है। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉयज थे और 100 के बाद अगर 100 के बाद वो 150 नहीं होते हैं तो देयर इज नो इंक्रीज। मतलब आपने 100 एम्प्लॉयज को सैलरी अगर 10,000 दी और अगर आपने 100 ही एम्प्लॉयज को 12,000 दे दी तो क्या इस सेक्शन में कवर होगे? नहीं होगे। 100 से अगर 101 भी हुआ है ना तो एडिशनल हुआ है, नंबर इंक्रीज हुआ है। उनका मोटिव क्या है? लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना। एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, बेसिकली सैलरी इंक्रीज करने के लिए नहीं आया है, या इमोल्यूमेंट्स इंक्रीज करने के लिए नहीं आया है। मेन इनका पर्पस क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बट डज नॉट इंक्लूड। किन लोगों को ये नंबर ऑफ इंक्रीज एम्प्लॉयज में इंक्लूड नहीं करते? मतलब ये सब जो एम्प्लॉयज हैं, अभी अपन पढ़ेंगे, ये 4 टाइप के पार्ट्स है। ये 4 टाइप के जो एम्प्लॉयज हैं इन्हें हम इंक्रीज इन नंबर पे काउंट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल दूंगा, समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉयज से 150 हो गए। अब ये जो 50 एम्प्लॉयज बढ़े हैं, ये 50 एम्प्लॉयज में देखो, अगर ऐसे एम्प्लॉयज बढ़े हैं जिनका इमोल्यूमेंट्स 25,000 पर मंथ से ज़्यादा है, उसे हम इंक्रीज में काउंट नहीं करेंगे। इंक्रीज में काउंट नहीं करेंगे मतलब फिर वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरा देखो, एनी एम्प्लॉय फॉर हुम एंटायर कॉन्ट्रीब्यूशन इज पेड बाय गवर्नमेंट, जिसका पूरा गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन पे करती है अंडर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। यार जिसको गवर्नमेंट पाल रही है ना, बाहर है वो बाहर है, ठीक। अगला देखो, एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड फॉर लेस देन 240 डेज। ऐसा कोई एम्प्लॉय जो 240 डेज से कम एम्प्लॉयड है, या तो 150 डेज। किस केस में? इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अपीयरल, फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट्स के लिए 150 डेज देखना है। उनके अलावा कोई और बिजनेस होगा तो 240। मैन्युफैक्चर ऑफ फुटवेयर, लेदर प्रोडक्ट्स, ठीक है, या अपीयरल के लिए अपन कितना देखेंगे? 150 डेज। अच्छा, इसमें एक चीज़ और खास बात है, आप ध्यान रखना। अब मान लो, एक एग्जाम्पल है, मान लो कि कोई 1 जनवरी को अपॉइंट हुआ एम्प्लॉय, ठीक है, और अब ईयर एंड तक, मार्च तक देखोगे तो मैक्स टू मैक्स कितना हो पाएगा? 90 डेज। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 90 डेज होगा। वैसे तो 90 भी नहीं होता, बट 90 से ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा,
इस केस में सर प्रीवियस ईयर में तो 90 डेज है, अब कैसे करें? एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट तो मिलेगा नहीं, मैंने एम्प्लॉयज़ का एडिशन किया बट मिलने वाला नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है अगर उसका प्रीवियस ईयर में, ध्यान से सुनना, अगर उसका प्रीवियस ईयर में 90 डेज हुआ बट वो एम्प्लॉय आगे सक्सीडिंग ईयर में कंटिन्यू करता है और कंटिन्यू करके 150 डेज कंप्लीट करता है, तो सरकार बोलती है कि हम फिर उसे इंक्रीज इन एम्प्लॉय में काउंट कर लेंगे, हम उसे इंक्रीज इन एम्प्लॉय में काउंट कर लेंगे प्रोवाइडेड वो सक्सीडिंग ईयर में कंटिन्यू करे। ठीक है, ये आया समझ? इसके बाद देखो अगला है एम्प्लॉय हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ऐसा कोई भी एम्प्लॉय जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करता उसे गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं करती। ये 4 टाइप के एम्प्लॉयज़ हैं, इन 4 टाइप के एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट बोलती है हम इंक्लूड नहीं करेंगे एडिशनल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की काउंटिंग में। मतलब 100 से अगर 150 आपके एम्प्लॉयज़ हो रहे हैं तो अगर ये 54 रीज़न के कारण इंक्रीज़ हुए हैं तो वो कभी नहीं आएंगे एडिशनल में। ठीक है, और फिर डिडक्शन नहीं मिलेगी। आया समझ? आगे देखो नेक्स्ट क्या बोला है, इमोल्यूमेंट्स डज नॉट इंक्लूड। अभी हमने बात किया इमोल्यूमेंट्स की और यहाँ पर बोला भी गया था कि 25,000 से ज़्यादा अगर इमोल्यूमेंट्स है तो वो वैसे भी इंक्लूड नहीं होते, और यहाँ पर भी हमने पढ़ा कि कोई भी इमोल्यूमेंट्स, टोटल इमोल्यूमेंट्स पेड और पेबल। अब इमोल्यूमेंट्स में क्या नहीं आता है ये ध्यान देते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या दिया हुआ है, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड। अगर किसी एम्प्लॉय के बिहाफ में एम्प्लॉयर अगर पेंशन फंड या प्रोविडेंट फंड या कोई भी फंड में अगर कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर कर रहा है, एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर कर रहा है, तो वो नहीं आएगा। किस में नहीं आएगा? इमोल्यूमेंट्स में नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखो एनी लमसम पेमेंट पेड और पेबल टू एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन। अगर कुछ लमसम पेमेंट है, सर ग्रेच्युटी हो सकता है, लीव इनकैशमेंट हो सकता है, ये सब अगर लमसम पेमेंट मिला है किसको? एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, तो इसको भी इमोल्यूमेंट्स में काउंट नहीं करेंगे। किसके? एम्प्लॉय के। ठीक है, उसके बाद देखो कंडीशन फॉर क्लेमिंग डिडक्शन। ठीक है, क्या क्या कंडीशन दी हुई है? कुछ ऐसे कंडीशंस है जिस केस में आप डिडक्शन ले सकते हो। ये 2-3 अब एक कंडीशन दी हुई है, इसको ध्यान रखना है। 3 कंडीशन है। सबसे पहला है नॉट बाय स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। आपका जो बिजनेस, आपने जो न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, एडिशनल एम्प्लॉयज लाए हैं, ये स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं होना चाहिए। इनका कहने का मतलब है आप नया बिजनेस स्टार्ट करो, नए बिजनेस में नए लोगों को अपॉइंट करो। ठीक, अब एक आदमी ने पूछा अगर मेरा सेक्शन 33B के कारण रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन हुआ बिजनेस का, विल इट बी अलाउड? गवर्नमेंट ने बोला यस। ये क्या होता है सर 33B वाला? जिसमें मान लो नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट बोलती है 33B के हिसाब से अगर एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो वापस, तो हम मान लेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, आपका बिजनेस प्रॉपर है। ठीक है, इस केस में आपका रिकंस्ट्रक्शन, रिहैबिलिटेशन अगर बिजनेस का हो रहा है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बट वो 33B वाला, उसके अलावा कुछ और नहीं। उसके बाद अगला देखो, इफ द बिजनेस इज एक्वायर्ड फ्रॉम ट्रांसफर और रीऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने किसी और के बिजनेस को ट्रांसफर किया है या रीऑर्गेनाइज किया है, वो सब एक्सक्लूडेड है इसमें, वो सब बाहर है, वो सब वाले लोगों को ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगला देखो, अनलेस एसएससी फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम प्लस रिपोर्ट फ्रॉम अकाउंटेंट। रिटर्न ऑफ इनकम और रिपोर्ट फ्रॉम अकाउंटेंट, अगर ये दोनों चीज़ें फर्निश नहीं करता तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। फ्रेंड, ये डिडक्शन बहुत बड़ी है, मैंने आपको एक बोर्ड में पूरी समराइज करके बताई है, आप इसको एकदम बैठा लो। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूंगा ताकि आपको कंफर्ट रहे, नोट्स के फॉर्म में रहे आपके पास, अच्छे से पढ़ पाओ। बट ये डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके इसको ध्यान रखना, फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है। अच्छा, एक डाउट ये रहता है स्टूडेंट को कि सर ये जो 30% है फॉर 3 असेसमेंट ईयर दिया हुआ है, तो मान लीजिए अगर ये 1 लाख होता तो 1 लाख का 30% कितना होता? 30,000। तो सर ये 30,000 होगा? नहीं यार, वैसे कैसे हो जाएगा? ये कई ऐसे डाउट्स इस सेक्शन से रिलेटेड स्टूडेंट्स को आते हैं। तो कोई भी डाउट्स हो आप मुझसे बिंदास पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ो, जितना हो सके फ्रेंड्स तक शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, क्योंकि अभी और भी डिडक्शन के सेक्शन बचे हुए हैं। 80 TTA, TTB, ठीक है, QQB, QQR, और भी सेक्शन बचे हैं जो मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, प्लीज़ पूछो, बट अच्छे से तैयारी करो, नवंबर में हमारा एग्जाम्स है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।